राजेश ला सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 5, 6, 7 और 8। ठीक है, इसमें कुछ धाराएं परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा उपयोगी, प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। कुछ धाराएं ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा उपयोगी तो नहीं है, लेकिन वो समझ में भी बच्चों को नहीं आते हैं कि वो कहना क्या चाहते हैं। और कुछ धाराएं व्यवहार के प्रयोजन के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन सभी पे हम लोग चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहां लिखा है धारा 5 से 8। हाँ, धारा 5 से 8 के पहले की जितनी धाराएं हैं सब पर वीडियो बनाया जा चुका है। पूरे सीपीसी को भी मैंने समझाया है, उसके लिए अलग से वीडियो बना हुआ है। उसके बाद डिफिनीशन क्लास जितनी हैं, फिर धारा 3 हो गया, धारा 4 हो गया, इन सब पे ऑलरेडी सीरियल से वीडियो बनाया जा चुका है। तो आप बैक जा करके पूरे वीडियो को 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। और हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए भी सुविधा उपलब्ध है। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे पीसीएसजे के लिए, एपीओ के लिए, एचजीएस के लिए, जैसा भी आपको तैयारी करना हो। आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जो धारा 5 है, धारा 6 है, धारा 7 है, धारा 8 है, इन धाराओं में बताया क्या गया है। धारा 5 कहती है कि संहिता का राजस्व न्यायालयों को लागू होना। देखिए, मैं शुरू में आप लोगों को इसके पहले भी कई बार वीडियो में बताया भी हूँ, कई बार बताया हूँ कि जो सिविल प्रक्रिया संहिता है ये सिविल मामलों पे एक कंप्लीट प्रक्रिया है। ठीक है, लगभग ये पूरे सिविल विषय पे, जितने भी सिविल विषय हैं सभी पे ये कंप्लीट प्रक्रिया है। लेकिन कंप्लीट प्रक्रिया है क्योंकि सभी सिविल विषयों पे, चाहे वो विशेष हो या स्थानीय सिविल मौलिक विधियां हो, इसलिए ये जनरल कहलाता है। यानी ये प्रक्रिया स्पेशल ना होकर के जनरल प्रक्रिया है। अगर किसी एक्ट के लिए, किसी सिविल सब्सटेंटिव लॉ के लिए, चाहे वो स्पेशल सिविल सब्सटेंटिव लॉ हो या माइनर सिविल सब्सटेंटिव हो, लोकल सिविल सब्सटेंटिव लॉ हो, अगर उसके लिए कोई स्पेशल प्रक्रिया कहीं लिखी गई है तो फिर वो स्पेशल प्रक्रिया से चलता है। अगर कोई स्पेशल प्रक्रिया नहीं लिखी गई है तो हर जगह सीपीसी ही लागू होती है। ठीक, जैसे अपकृत विधि हो गया, टॉर्ट के तहत अगर मुकदमा किसी पे दाखिल करेंगे तब भी सीपीसी की प्रक्रिया चलेगी। ठीक है, जैसे एक्सीडेंटल केस है, मुकदमा दाखिल करेंगे सीपीसी की प्रक्रिया चलेगी। मानहानि के लिए कोई सिविल मुआवजा मांग रहे हैं, सिविल प्रक्रिया ही वहां पे चलेगी। ठीक है, यानी हर जगह एसआरए के तहत आप स्पेसिफिक रिलीफ की मांग कर रहे हैं, पार्टनरशिप के तहत कोई भागीदारी, कोई फर्म के विघटन की बात है, सीपीसी की प्रक्रिया चलेगी। न्यास अधिनियम के तहत, ठीक है, ट्रस्ट एक्ट के तहत कोई संविदा भंग हुआ है, सीपीसी की प्रक्रिया लागू होगी। यानी ये प्रक्रिया एक जनरल प्रक्रिया है और जब तक कि किसी विशेष एवं स्थानीय सिविल मौलिक विधियों के लिए कोई प्रक्रिया नहीं लिखी हुई है वहां भी सीपीसी ही लागू होगा। अब यहाँ धारा 5 कहती है कि संहिता का राजस्व न्यायालयों को लागू होना। ठीक, यानी रेवेन्यू एक्ट जो है हमारे यहाँ, ये एक स्थानीय सिविल विधि होता है, राजस्व संहिता जिसको कहते हैं। ठीक है, जैसे इस समय वर्तमान में उत्तर प्रदेश में राजस्व संहिता 2006 चल रहा है, तो राजस्व संहिता 2006 में बीच में कई सारी जगह उसके लिए प्रक्रिया लिखी गई है। तो जहां जहां प्रक्रिया लिख दी गई है वहां पे वो राजस्व संहिता लागू होगा। ठीक है, वहां पे राजस्व संहिता लागू होगा। जहां नहीं लिखा गया है प्रक्रिया वहां पे ये सिविल प्रक्रिया संहिता लागू होता है। ये सीपीसी की धारा 5 बताती है कि राजस्व न्यायालयों को लागू होना। लेकिन राजस्व न्यायालयों पे ये प्रक्रिया तभी लागू होगी जब उसके लिए कोई स्पेशल प्रक्रिया उस राजस्व संहिता में ना लिखा हो। अगर लिखा है तो फिर वो लागू होगा, जहां तक नहीं लिखा है वहां तक सीपीसी लागू होगा। यही धारा 5 कहती है। तो अब आपसे मेरी क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या रेवेन्यू एक्ट पे सीपीसी लागू होता है कि नहीं, तो आप कहिए कि सामान्यतः उस पे भी लागू होता है। अगर उसके लिए कोई स्पेशल प्रक्रिया लिखा हो तो उस दशा को छोड़ के सीपीसी वहां भी लागू होती है। ठीक, अब यहाँ पे आप देखेंगे राजस्व संहिता का चैप्टर 13 देखेंगे। ठीक है, राजस्व संहिता के चैप्टर 13 देखेंगे, न्यायालयों की अधिकारिता की बात वहां की गई है। ठीक है, जुरिस्डिक्शन के बारे में बताया गया है, तो वहां पे बहुत सारी कुछ चीजें क्लियर होंगी कि किन विषयों पे लागू होगा कि नहीं। जनरली उसे सिविल प्रक्रिया संहिता को हम मना किया गया है, लेकिन जहां नहीं लिखा गया प्रक्रिया फिर वहां क्या होगा, वहां सीपीसी लागू ही होगा। उसके बाद धारा 2, ठीक है, ये धारा 21 है। ठीक है,
धन संबंधी अधिकारिता धारा 6 है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन। ठीक है, धन संबंधी अधिकारिता कहाँ बताया गया, तो धारा 6 में बताया गया है। धारा 6 के साथ साथ धारा 21 का खंड 2 पढ़ा जाता है। धारा 21 का खंड 2 या धारा 21 की उपधारा 2 बोलिए ज्यादा ठीक है। तो धारा 6 और धारा 21 की उपधारा 2 भी इसके साथ पढ़ी जाती है। क्यों पढ़ी जाती है, मैं इस पे भी चर्चा करूंगा। धन संबंधी अधिकारिता का मतलब यह है कि कोई भी न्यायालय, जितने भी सिविल न्यायालय, जैसे सिविल जज जूनियर डिवीजन हो गया, सिविल जज सीनियर डिवीजन हो गया, लघुवाद न्यायालय हो गए और जिला जज हो गया, इन लोगों पे एक प्रतिबंध है कि आप कितने मामले तक सुनवाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो जज हमारे यहाँ, जो सिविल जज लघुवाद न्यायालय हो गया, फिर सिविल जज जूनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन, उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आ जाते हैं कि सहायक जिला जज, अपर जिला जज और जिला जज। तो ये सब में सबकी कैपेसिटी बराबर नहीं है, सब उतना समझ सबके पास नहीं है। अभी नए नए आप आए हैं, लघुवाद न्यायालय में बैठ रहे हैं, आप सिविल जज जूनियर डिवीजन हुए हैं, आप सीनियर डिवीजन है, अभी आपके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इतना अनुभव नहीं है कि बहुत बड़े मामले आपको निपटारा करने के लिए दे दिया जाए। ठीक है, इसीलिए ऐसे लोगों को छोटे छोटे मामले दिए जाते हैं, यानी बहुत ज्यादा धन संबंधी मामला नहीं, जैसे 2-4 लाख का मामला नहीं दिया जा सकता। छोटे मामले दिए जाते हैं जिससे उसमें वो आसानी से निपटारा भी कर सके, और अगर थोड़ा बहुत अन्याय भी हो जाए तो पक्षकार के साथ कोई बहुत ज्यादा जो है नाइंसाफी ना होने पाए। और अभी जल्दी उत्तर प्रदेश में सिविल न्यायालयों की धन संबंधी अधिकारिता को बढ़ा दिया गया है, लेकिन चाहे वो लघुवाद न्यायालय हो, जूनियर डिवीजन हो, सीनियर डिवीजन हो, इनकी अपनी एक धन संबंधी अधिकारिता होती है। ठीक है, उस अधिकारिता से ज्यादा मामले की सुनवाई ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर उस अधिकारिता से ज्यादा मामले की सुनवाई की, जैसे मान लेते हैं प्रतिबंध लगा दें कि 25 लाख तक के अगर कोई विवाद आता है, यानी ऐसा कोई विवाद है जमीन वगैरह का जिसका मूल्य 25 लाख से ज्यादा नहीं, मतलब उस विवाद की जो कीमत है वो 25 लाख से ज्यादा नहीं है। जैसे जमीन का विवाद हो गया तो जमीन का कीमत, या मकान का विवाद हो गया तो 25 लाख से ज्यादा ना हो, उसकी सुनवाई कौन करेगा, सिविल जज जूनियर डिवीजन करेगा। अगर 25 लाख से ज्यादा है तो सिविल जज सीनियर डिवीजन करेगा। तो ये अपनी धन संबंधी अधिकारिता के अधीन रहते हुए ही सुनवाई करेंगे। अगर धन संबंधी अधिकारिता का वायलेशन होता है तो फिर उस जजमेंट को पलटा जा सकता है, जजमेंट को क्वेश किया जा सकता है। लेकिन क्वेश करने का आधार क्या होगा अभी मैं उसको बताऊंगा, लेकिन जनरल नियम यह है कि कोई भी न्यायालय अपनी धन संबंधी अधिकारिता से ज्यादा मामले की सुनवाई ना करे, वो अपनी धन संबंधी अधिकारिता की लिमिट में हमेशा रहे। यही बात धारा 6 बताती है कि प्रत्येक सिविल न्यायालय अपने धन संबंधी अधिकारिता के अधीन ही मामले की सुनवाई करे, उससे ज्यादा वो ना जाने पाए, यानी एक प्रतिबंध है। तो इसी को कहते हैं पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन, यानी धन संबंधी अधिकारिता कहाँ बताई गई, धारा 6 में यहाँ बताई गई है कि वो अपने लिमिट के अंदर रह के सुनवाई करे। अब प्रश्न ये है कि अच्छा एक चीज और समझ लीजिए कि धन संबंधी अधिकारिता के साथ साथ जुरिसडिक्शन भौगोलिक भी अधिकारिता होता है और विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता होता है। 3 तरह से अधिकारिताएं न्यायालयों की होती है। एक क्षेत्राधिकारिता, यानी कहाँ के मामले की सुनवाई आप करेंगे। दूसरा, वो मामले का नेचर कैसा है, ठीक है, किस मामले की सुनवाई आप करेंगे। जैसे रेलवे के संपत्ति का विवाद तो हो सकता है सिविल जज जूनियर डिवीजन के ना आए, उनके पास ना आए, उसके लिए कोई स्पेशल कोर्ट बना हुआ हो, तो यानी वो मामला कौन सा जिसकी सुनवाई आप कर पाओगे। दूसरा, उसकी विषय वस्तु का मूल्य कितना है, जिसको धन संबंधी अधिकारिता कहते हैं। तो धारा 6 केवल धन संबंधी अधिकारिता की लिमिट पे रोक लगाती है कि धन संबंधी अधिकारिता के अधीन रहते हुए ही प्रत्येक सिविल न्यायालय मामले की सुनवाई करे। ठीक, अब प्रश्न ये है, यहाँ देखिए मैंने धारा 21 को धारा 2 लिखा है कि धारा 21 को धारा 2 कहती है कि अगर धन संबंधी अधिकारिता का वायलेशन किसी कोर्ट ने किया है तो उसको किसी अपील, रिवीजन या रिव्यू कोर्ट में तभी चैलेंज किया जाएगा जब सबसे पहले वो आपत्ति शुरू में उसी न्यायालय के समक्ष किया गया। यानी अगर जिस न्यायालय ने अपने धन संबंधी अधिकारिता का वायलेशन करके मामले की सुनवाई कर रहा है, अगर ये आपत्ति हमें उसी समय उसी कोर्ट के सामने करना चाहिए था और उस मामले में अगर विवादित स्थिरीकरण कर दिए गए, यानी विवादकों को जो है फ्रेम कर दिया गया है, तो विवादकों के स्थिरीकरण से पहले या उसी समय किया जाना चाहिए था। अगर आपत्ति उस समय किया गया
और उस न्यायालय ने हमारी बात को नजरअंदाज कर दिया जिसने मामले की सुनवाई किया है, तो हम उसको अपीलीय न्यायालय में या रिविजनल कोर्ट में या रिव्यू कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है जब उससे न्याय फेल हो गया हो। अगर न्याय हो गया है कुल मिलाकर के, तो अपील रिविजनल या रिव्यू कोर्ट में भी चैलेंज करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक, क्योंकि धन संबंधी अधिकारिता एक सुविधा का नियम है। अगर न्यायालय ने किसी कारण से धन संबंधी अधिकारिता की शर्तों का भूल से वायलेशन कर दिया तो और न्याय हो गया, ये कहाँ लिखा हुआ? धारा 21 की धारा 2 में लिखा हुआ है। अगर न्याय हो गया है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो जजमेंट मान लिया जाता है। लेकिन अगर न्याय फेल हुआ है तो अगर आपने आपत्ति प्रारंभिक स्तर पर किया था लेकिन उस न्यायालय ने आपकी बात को नजरअंदाज किया, तो आप अपीलीय कोर्ट, रिविजनल कोर्ट या रिव्यू कोर्ट के समक्ष इस बात को उठा सकते हैं। यही बात धारा 21(2) में बताई गई है। लेकिन धारा 6 में पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन की बात करती है, धन संबंधी अधिकारिता की बात की गई है, जिसमें ये प्रतिबंध बताया गया कोई भी न्यायालय अपने धन संबंधी अधिकारिता के अधीन रहते हुए ही मामले की सुनवाई करे, उससे ज्यादा नहीं। ठीक, उसके बाद है धारा 7 और धारा 8। धारा 7 में प्रांतीय लघुवाद न्यायालय की बात करती है, धारा 8 प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय की बात करती है। जैसा कि अब हमारे देश में ना तो प्रांतीय लघुवाद न्यायालय है ना ही प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय है। ठीक, प्रांतीय लघुवाद न्यायालय और प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय के बारे में धाराओं में भी लिखा हुआ है, आदेश में भी लिखा हुआ है। जैसे कि धारा 7 में प्रांतीय लघुवाद न्यायालय की बात की गई है और आदेश 50 यानी ऑर्डर 50 इसके साथ भी पढ़ी जाती है। ऑर्डर 50 में भी प्रांतीय लघुवाद न्यायालय की बात की गई है। यहाँ धारा 8 में प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय की बात की गई है और ऑर्डर 51 यानी लास्ट ऑर्डर में प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय की भी बात की गई है। तो यहाँ बताया क्या गया, बस मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि प्रांतीय लघुवाद न्यायालयों को अब सिविल मामले के बहुत सारे विषयों पर से अधिकारिता खत्म कर दिया गया है। तो वो धाराएं यहाँ पे मिलेंगी आपको। इन धारा 7 में उन धाराओं की लिस्ट दी गई है जिन पे प्रांतीय लघुवाद न्यायालय की अधिकारिता खत्म कर दी गई है, और प्रेसिडेंसी और दूसरा जो है आदेश में, जो आदेश में प्रांतीय लघुवाद न्यायालय लिखा हुआ, इस आदेश 50 में उन ऑर्डर्स के रूल्स लिखे हुए हैं जिसमें प्रांतीय लघुवाद न्यायालय की अधिकारिता खत्म कर दी गई है। तो धारा और आदेश में बस इतना अंतर है कि धारा में जो है सेक्शन लिखे गए हैं कि किन धाराओं पे प्रांतीय लघुवाद न्यायालय की अधिकारिता नहीं है, और आदेश में यह बताया गया कि किन नियमों पे प्रांतीय लघुवाद न्यायालय की अधिकारिता नहीं है। सेम ऐसे ही बात यहाँ पे भी धारा 8 और आदेश 51 में लिखा हुआ है। यहाँ भी आप लिस्ट देखेंगे कि प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय की अधिकारिता कुछ धाराओं पे नहीं रह गई है, वो लिस्ट दी गई है, और आदेश 51 में भी यही बात लिखी हुई है कि कुछ रूल्स पे भी प्रांतीय लघुवाद प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय की अधिकारिता खत्म कर दी गई है, उसकी लिस्ट आपको मिलेगी। तो व्यवहार में अब ये न्यायालय खत्म हो गए हैं, परीक्षा की दृष्टि से कोई मतलब नहीं रह गया है। हाँ, आपसे प्री में कभी पूछा जा सकता है कि प्रांतीय लघुवाद न्यायालय किस धारा में और किस आदेश में बताया गया है, तो धारा 7 और आदेश 50, प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय धारा 8 और आदेश 51। हाँ, एक आप देखेंगे चार्टर रहित लघुवाद न्यायालय भी है। चार्टर रहित लघुवाद न्यायालय ये भी न्यायालयों का एक टाइप था जिसका उल्लेख आदेश 49 में किया गया, ऑर्डर 49 में किया गया, लेकिन उसके लिए कोई पर्टिकुलर धारा नहीं लिखी हुई है। हाँ, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रांतीय लघुवाद न्यायालय, प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालयों की किन विषयों से अधिकारिता खत्म कर दी गई है, उसी को धारा 7 आदेश 50 में, और यहाँ पे आदेश 8 धारा 8 और आदेश 51 में उल्लेख किया गया। परीक्षा की दृष्टि से जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो धारा 6 है, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया कि धन संबंधी अधिकारिता कौन सी धारा कहलाती है। ठीक है, पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन की बात कौन सी धारा कहती है, तो धारा 6 कहती है। इसके साथ 21 की धारा 2 पढ़ी जाती है। संहिता का राजस्व न्यायालयों को लागू होना, यह धारा 5 है, प्री के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हाँ, आपसे इंटरव्यू वगैरह में भी पूछा जा सकता है कि क्या रेवेन्यू एक्ट पे भी सीपीसी लागू होता है या नहीं लागू होता है, तो आप धारा 5 का हवाला देते हुए उत्तर अपना करिएगा। ठीक, इस तरह से हाँ, मेंस में यहाँ से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है, केवल कोई प्री के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे आपको, वो चर्चा होगी सिविल प्रकृति के वाद किसे कहते हैं, धारा 9, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो, मुख्य परीक्षा हो, इंटरव्यू, बहुत ही महत्वपूर्ण धारा 9 है। अब उस पे नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को समझाएंगे।